नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जीवन ईश्वर की लीला है और ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सारे निर्णय पहले से निश्चित होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन के कुछ निर्णय मेहनत और संघर्ष पर आधारित होते हैं और वही मनुष्य के जीवन मार्ग की दिशा तय करते हैं। और अब आप सबको पता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, मैं हूं गुलाम हुसैन और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानन अकादमी का पॉडकास्ट की श्रृंखला का प्रथम एपिसोड। और आज हमारे साथ में है एक ऐसी शख्सियत, ऐसी एक युवा शख्सियत जिनका DSSB एग्जाम की प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर सिलेक्शन हुआ है और इनका विषय हिंदी है। और आज हम पता करेंगे इनके संघर्ष की कहानियों के बारे में सुनेंगे और ये अपनी असफलताओं से क्या सबक लिया है और इनकी सफलताओं के राज हम सुनेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चयन से पहले ये बोलना चाहूंगा कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरीके से आपका बचपन गुजरा और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे पूरी हुई। अपना एक संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए हमारे श्रोताओं को। धन्यवाद गुलाम। मेरा नाम रामाराम है और मैं हाल ही में DSSB PGT हिंदी से चयनित हुआ हूँ। लेकिन ये यात्रा थोड़ी लंबी है। मेरा बचपन या मेरी स्कूली शिक्षा जो पूरी है वो मेरे गांव के राजकीय विद्यालय से हुई। उसके बाद जयपुर से RU से राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहीं से मास्टर और वहीं से मेरी BEd हुई। और 2023 से मैं लगातार कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये आपके दिमाग में कब से आया कि मुझे शिक्षक बनना है और इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? क्या आपने मतलब बचपन में पहले से तय कर रखा था कि मुझे शिक्षक बनना है या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में आपके दिमाग में आया? हाँ, ये पहले से ही बैकअप माइंड एक मेरे पास प्लान था कि जिन सेवाओं में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। जी जी। तो मुझे पसंद था कि मैं ऐसे किसी प्रोफेशन को चुनूं जहां मैं खुद को अच्छा साबित कर सकता हूँ, कुछ काम कर सकता हूँ। तो उसके लिए टीचिंग लाइन सबसे बेस्ट माध्यम थी। हाँ, तो फिर कंपटीशन परीक्षाओं में भी मैंने इसको ही माध्यम बनाया कि चलो इसी की तैयारी करते हैं और इसी में अपना कुछ काम करते हैं। ओके। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये हिंदी विषय आपने क्यों चुना? मतलब ऐसा कोई खास लगाव था आपका हिंदी से या फिर जो ग्रेजुएशन के अंदर सब्जेक्ट थे और फिर धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ आपका? दोनों बातें। एक तो मैं स्कूल स्तर पे जब हिंदी पढ़ रहा था उस समय ही मुझे कहानियां कविताएं पढ़ना बेहद पसंद है। और दूसरा, ग्रेजुएशन में मेरे पास 3 विकल्प थे, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिंदी लिटरेचर। तो फिर पॉलिटी चूंकि मेरे लिए रुचिकर तो था, ज्योग्राफी मेरे स्कूल में नहीं था। मैंने वहां UG में जाते ही BA में ज्योग्राफी लिया तो उतना तो पारंगत था नहीं। पॉलिटी चूंकि पहले से पढ़ रहा था, पॉलिटी उतना रुचिकर नहीं था तुलनात्मक में हिंदी। तो फिर हिंदी को ही माध्यम बनाया। दूसरा एक कारण ये भी था कि मुझे किस रास्ते पे कम मेहनत करनी पड़े, मतलब कम पढ़ना पड़े। मेरे पास स्मार्ट स्टडी। हम जब पढ़ाई करते हैं, हम जब पढ़ते हैं तो पहले टारगेट से पहले तय करते हैं कि मुझे कितना क्या पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे में हिंदी में मैटर है वो बहुत सीमित है। तो और हम इसमें कंफर्टेबल भी होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे सेकंड मदर टंग है राजस्थानी के बाद में वो यही है। हाँ, तो मतलब ये कुल मिला के इसमें आसानी रही आपकी। ये बहुत मैटर करता है कि अपन जो पढ़ रहे हैं, हम जिस सब्जेक्ट को ले रहे हैं, अगर वो रुचिकर है तो आधा हमें वैसे याद हो जाता है। हाँ, सही है, बिल्कुल। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सही है। और हिंदी की तुलना में अगर मैं पॉलिटी या ज्योग्राफी लेता तो शायद मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती क्योंकि वो मेरे लिए उतना रुचिकर नहीं था। तो जब भी मैं अब आप लोगों से भी यही सलाह दूंगा कि आप जब भी विषय का चयन करें तो अपनी रुचि देख के करें, क्योंकि वहां आधा काम आपका अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगा सर कि ये आपका पहला प्रयास था या फिर इससे पहले भी आपने ट्राई की थी? DSSB के लिए तो पहला ही प्रयास है। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। इससे पहले
क्योंकि मैं हिंदी से तो तैयारी काफी समय से कर रहा हूँ। 23 से राजस्थान का आरपीएससी का सेकंड ग्रेड, और उसके बाद मैं पिछला फर्स्ट ग्रेड, तो 2 अटेम्प्ट में आरपीएससी में दे चुका था। और उसके अलावा मेरे पास नेट वगैरह है, तो हिंदी मेरा पुराना सब्जेक्ट, मतलब काफी लंबी यात्रा है हिंदी की। तो वैसे मान सकते। मैं इस बात पे जरूर आऊंगा दोस्तों, हम इस बात पे सर से जरूर पूछेंगे कि राजस्थान का जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है उसमें और DSSS एग्जाम के अंदर कितना डिफरेंस है, और दोनों के बीच में सिलेबस में कितना है, और तैयारी किस लेवल पे की जा सकती है, और उन्होंने क्या राजस्थान में भी ट्राई की थी, और इस विषय पे हम और थोड़ी डिटेल में पूछेंगे। पर मैं आपको सर मतलब कुछ आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहूंगा कि क्या आर्थिक हालात थे आपके, और किस तरीके से आपका वो जो इस शिक्षा आपकी हुई 12th तक, और उसमें क्या क्या पेचीदियां आई। देखो, आर्थिक हालत में मेरे पिताजी सामान्य कर सके हैं, और माताजी भी वैसे खेती का काम और घर का काम करती हैं। और हम 4 भाई हैं, तीनों छोटे जो भाई हैं। अभी अच्छा, आप घर में सबसे बड़े हैं? मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, और तीनों भाई जो मेरे छोटे हैं, तीनों काम कर रहे हैं। तो वो अपनी अपनी जगह मजबूत है। बिल्कुल। तो एक तो कभी पीछे से मुझे मुड़ के ये नहीं देखना पड़ा कभी भी कि मेरी आर्थिक हालात ठीक नहीं है, या मुझे कभी ऐसा फील हुआ हो कि अरे यार अभी अपने पास पैसे नहीं है। और दूसरा, थोड़ा सा जब मुझे लगा कि अब मैंने मेरा सब्जेक्ट कवर कर लिया है, मुझे उतनी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि दिन रात केवल अपनी स्टडी में लगा रखूं, तो मैंने अंतराल में कुछ प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शुरू कर दिया, और वहां से आत्मनिर्भर हो गया खर्चे के मामले में। आर्थिक स्थिति के रूप खुद ही अपनी सेवाएं देने लगे और वहीं से कुछ अर्निंग आप करने लग गए। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, मैं आपको आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि कभी कभार मतलब ऐसा नहीं लगा कि जैसे घर के हालात तो हमको पता है, सब मध्यम वर्गीय हैं हमारे इस क्षेत्र के अंदर, तो उसमें बड़ी समस्या रहती है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार है ना तैयारी छोड़ दें, अब इसमें है ना कोई एग्जाम दिया या फिर किसी ने सलाह दी और हमने सिलेबस बहुत ज्यादा देख लिया, तो कभी ऐसा गिव अप का दिमाग में नहीं आया? नहीं, ऐसा कोई दिमाग में था नहीं, क्योंकि मैं खुद शुरुआत से ही थोड़ा, आप पहले से फोकस थे कि भी मुझे ये क्लियरली करना है, और मेरे पास जो काम बचते हैं, जिन कामों में मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, उनमें एजुकेशन शिक्षा मेरे लिए पहली प्राथमिकता थी। बहुत अच्छी बात है। असफलताएं तो उसे हटा नहीं सकती। मैं आपसे एक स्पेशली एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा कोई अनुभव जिसमें अब जिंदगी में कोई मोड़ आया हो, ऐसा लगा हो कि यानी यहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ और मैं इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए शुरू हुआ, क्योंकि एग्जाम तो और भी है, जैसे रीट है, थर्ड ग्रेड है, एलडीसी के भी एग्जाम है बहुत सारे, पर आपने सिर्फ एक एग्जाम पकड़ा और उसी की तैयारी की, एक टारगेट फिक्स किया, एक फिक्स गोल था आपका, और उसी पे आप कंटिन्यू उस पे बने रहे, निरंतर बने रहे, जिसके कारण आज आपको सफलता मिली। तो कोई ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट था आपकी जिंदगी में? हाँ, जरूर। ये टर्निंग पॉइंट भी था और थोड़ा जल्दी भी आ गया, क्योंकि मैं जब 11th 12th में था, उस समय मैं क्योंकि पहले बहुत माइंड बनाया कि मैं साइंस से करूं, मेरे चाचा जी IITN है, तो IIT या MBBS का सपने देख रहा था। फिर अचानक से क्लिक हुआ, नहीं यार, जब डॉक्टर फैमिली में है, IITN है, तो मैं अलग क्या कर सकता हूँ। थोड़ा सा मतलब खुरापाती दिमाग तो रहा है हमेशा से मेरा कि हटके किया जाए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना UPSC किया जाए, क्या बात है, प्रशासनिक सेवाओं में जाए। और ठीक उसी मौके पे आग में घी डालने का काम किया। हमारे जो शिक्षक उस समय नए नए आए थे, व्याख्याता राजनीति विज्ञान के, जितेंद्र कुमार जी गोदारा, जो अभी RS हैं खुद, और उनका उस समय, धन्यवाद सर का, मैं सर जीतू जी का वैसे बहुत आभारी भी हूँ, और उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके सामने आपने जो सपने दिखाए, आज हमको एक युवा शिक्षक के तौर पे रामाराम जी को दिया। तो जीतू जी उस समय नए नए RS बन के आए, तो उसको बहुत आग मिल गई। मतलब 2 साल 11th 12th में मैंने उस समय, जहां तक है ये बड़ी बात होगी, पर किताबें ले आया था, पढ़ना शुरू कर लिया था, रीजनिंग वगैरह के काफी सारे राजस्थान जी के उस समय स्कूल के साथ साथ पढ़ लिए थे। और उसके बाद में फिर
घर वालों का भी एक ये था कि बाड़मेर नहीं जाना, बाड़मेर तो जाते हैं वो रुड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनको वो बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे कर, या तो घर रह के पढ़ ले आसपास कहीं, या फिर बाहर तेरे को जहां जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, जयपुर जाना है, कहीं रह के पढ़ाई कर सकता है। और मेरा भी सपना था कि यार बाकी सारे लोग यहाँ बाड़मेर जाके पढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं कोई ऐसी जगह देखूं। तो उस समय हालांकि जेएनयू का सपना था, तो जेएनयू में क्या है, विदेशी लैंग्वेज में केवल ग्रेजुएशन कर सकते हैं, इंडियन लैंग्वेज का या इंडियन सब्जेक्ट्स का वो है नहीं। तो जेएनयू का वैसे कट गया, ड्यू से मैं रह गया, वंचित रह गया, फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाया। तो मेरे पास विकल्प था कि मैं आरयू में फॉर्म भर लूं, और फिर आरयू में फॉर्म भरा और वहां से हो भी गया। तो मैं आरयू चला गया, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, और उसके बाद वहां से कुल मिला के आपका एक रास्ता बनता गया, हाँ, जिसमें आप अपने एक गोल को अच्छे से तय कर पाए। बहुत बढ़िया सर। और अब मैं आपसे कुछ आपके बारे में सवाल करना चाहूंगा, जैसे आपकी हॉबी के बारे में। आप खाली समय में क्या करते हैं? कुछ राइटिंग या कुछ इस जैसा? आपका हिंदी सब्जेक्ट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसके अलावा भी आपकी हॉबी हो सकती है। देखो हॉबी तो क्रिकेट, वैसे क्रिकेट खेलना मुझे इतना पसंद है कि मैं कुछ भी सबसे फेवरेट तो अभी तो वैभव सूर्यवंशी होंगे आपके, या फिर कोई और है? नहीं, वैभव नहीं है, मैं ज्यादातर ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर पसंद करता हूँ। वैभव, हालांकि वैभव बहुत अच्छा कर रहे हैं। और क्रिकेट खेलना, और उसके बाद धीरे धीरे शतरंज सीख गया, तो मैं शतरंज खेलना पसंद करता हूँ। इसके अलावा क्रिएटिविटी के नाम पे मैं खुद कविताएं, कहानियां लिखता हूँ। अभी पीछे कविता लिखी जो अमर उजाला के मेन पृष्ठ पे प्रकाशित भी हुई थी मेरी, तो मेरे लिए गर्व का विषय है। और तो मैं करता रहता हूँ, लिखना, कुछ अलग तो सर उसकी कोई एक 4 पंक्तियां सुना दे हमको। मैं कोई कविता, इतनी कविता है कि गांव ढल रहे हैं किसी बूढ़े आदमी की तरह, एकदम मूक मौन होकर। गांव ढल रहे हैं किसी बूढ़े आदमी की तरह, एकदम मूक मौन होकर, और शहर बस रहा है मुझ में बच्चे की तरह कलोल मचाते हुए। क्या बात है, क्या बात जी, धन्यवाद। हाँ ठीक है। और अगर आप हिंदी के हैं तो फिर मैं आपसे एक और भी सवाल करूंगा, क्योंकि मुझे भी हिंदी बहुत पसंद है। तो मैं पूछूंगा, आपके पसंदीदा कवि कौन है? ये तो जाहिर सी बात है, निराला। क्या, और जो राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, तुलसीदास उनकी कविताएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, वो पूरे के पूरे जीवन पथ को अपने सामने रख देती है। क्या बात है। और कुछ हमारे श्रोताओं के लिए निराला के 4 शब्द हो जाए, निराला की 4 लाइन हो जाए, बता दें। अभी मुझे जो पंक्तियां याद आ रही है, राम की शक्ति पूजा का अंत होता है कि होगी जय, होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, इतना कह सकती हुई विलीन। ठीक है सर। और अब मैं आपसे ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हम लेंगे, जिसके अंदर जो हमारे श्रोता हैं, खास करके युवा जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं उनसे रिलेटेड सवाल लेना चाहूंगा कि आप जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं, जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और वे प्रथम श्रेणी के शिक्षक बनना चाहते हैं, और राजस्थान में भी सही और DSSB के अंदर भी सही, या फिर किसी और भी कोई बोर्ड हो, तो उनको आप स्पेशली क्या सलाह देना चाहेंगे? मतलब उनको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, क्योंकि वो इसमें भटकाव भी बहुत ज्यादा होता है, और कई सारे जैसे कोचिंग सेंटर हैं, तो उसके अंदर भी उनको वो मतलब डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो उनको आप क्या गाइडेंस दोगे अगर स्पेशली वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि उनसे, आपसे, लोगों से भी इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जिस भी, क्योंकि राजस्थान की तुलना में DSSB या KVS NVS है, वो थोड़े से आसान हो जाते हैं हमारे लिए। हम वहाँ आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे में सबसे जो सख्त माध्यम है, सबसे बड़ी जरूरत है, वो है अपने सब्जेक्ट की। आप अपने सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखें, फिर उसमें कोई आपको पराजित नहीं कर सकता। तो मेरे तो काल रहा लगभग तकरीबन 12 महीने के आसपास का समय, मैं एग्जैक्ट बता सकता हूं कि मार्च 23 से जनवरी 24 तक, जो समय RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं हो गया था, इस पूरे काल में मैंने हिंदी को इतना पढ़ लिया था कि उसके बाद में मुझे लगभग वापस
बहुत डीप नहीं पढ़ना पड़ा, केवल रिवीजन से काम चल सकता है, इतना मेहनत कर ली थी। तो आप इतना सब्जेक्ट को तैयार कर लें कि उसके बाद आपको केवल रिवीजन से काम हो जाए। इसमें कुछ मतलब राजस्थान के एग्जामिनेशन के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड के होते हैं हिंदी के, हाँ। और DSSP के सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं? हाँ, रात दिन का फर्क है। और सिलेबस के अलावा भी प्रश्नों के जो पैटर्न है उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, हम मतलब थोड़ा सा आप ये बता दें हमारे श्रोताओं को कि उसमें जो एक पेपर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है मेनली? देखो, पेपर में राजस्थान में सामान्यतः यहाँ 150 क्वेश्चन 300 नंबर के आते हैं, और वहाँ DSSB में जैसे पैटर्न ये है कि वहां आपसे सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे। आपके पास 300 क्वेश्चन है और 180 मिनट है। और दूसरी बात, यहाँ अपन OMR पे टेस्ट देते हैं। एग्जाम हॉल में गए, बैठे, हमने OMR भरी, पेपर को फिजिकली घुमाया मरोड़ा तक। वहां होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा, हाँ, CBT जिसको अपन बोलते हैं। अच्छा, तो CBT में और 180 मिनट में काम पूरा करना, ये थोड़ा सा वहां अलग है। अगर आप कंप्यूटर में ठीक ठाक पारंगत है और आप सब्जेक्ट का सामान्य, क्योंकि DSSB का एग्जाम पैटर्न ये है कि वहां वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सामान्य तो पूछा जाएगा अनामिका किसकी रचना है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। इसमें मतलब इस तरीके से कुछ नहीं आता जिस तरीके से आजकल RPSC सवाल पूछ रहा है और डिटेल में पूछ रहा है, एक सवाल के अंदर 4-4 सवाल आ जाते हैं। ऐसा उसमें कुछ सवाल आते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं है उसमें? बिल्कुल भी। क्या बात है, इसका मतलब ये आसान है? बहुत आसान है। मैं कह रहा हूँ, अगर कोई RPSC या राजस्थान में तैयारी बंदा बैठ के कर रहा है तो उसके लिए DSSB तो मतलब अंगुलियों का खेल है। क्या बात है? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले दोस्तों, आप इस बात पे जरूर ध्यान दें कि जो राजस्थान के इतर भी जो एग्जाम हो रहे हैं और खास करके फर्स्ट ग्रेड, मैं आपको बता दूं सैलरी में तो बहुत ज्यादा फर्क है। अगर उसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बात को जरूर नोटिस करें कि वहां पे अभी तक क्वेश्चन का जो लेवल है वो राजस्थान से कम है, तो इसका मतलब वो हमारे फायदेमंद है। थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को ये बता दें कि जो CBT का एग्जाम होता है उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्या आपको पहले से कुछ इसके बारे में कोई ट्रेनिंग ली थी आपने, या फिर ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है? ट्रेनिंग देखो, मैं नेट का एग्जाम दे चुका हूँ। नेट का एग्जाम CBT मोड पे होता है। अगर आप SSC के एग्जाम देते हैं तो मैं SSC ट्राई कर चुका हूँ, CGL और 10+2 वाले एग्जाम्स, तो वो CBT पे होते हैं। और तीसरी बात, मैं कंप्यूटर में खुद अच्छा हूँ। ओके, तो मेरे लिए तो चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन अपने यहाँ विशेष करके मारवाड़ परिवेश में मैं देखता हूँ कि आधुनिक अभी जो बच्चे हैं अभी वाले, ठीक है, ये दो दिक्कत हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, कंप्यूटर और अंग्रेजी की दिक्कत कंप्यूटर और अंग्रेजी की। और तो ये थोड़ा सा है, काम करना पड़ेगा। बाकी आसान है, करना कुछ नहीं, आपको राइट क्लिक ही तो करना है गोले पे ले जाके। यहाँ तो फिजिकली भरना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। वहां क्लिक किया, काम नेक्स्ट करो, काम हो गए। सही है। और इसमें पेपर आउट होने के भी चांस कम रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, अगर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है और बोर्ड ये से काम कर रहा है तो। हाँ, ये हमने इस बात को बहुत अच्छे से कि पेपर लीक हो जाए, और लीक हो तो भी फिर वो सिस्टम है उस कम लोगों तक लीक हो पाता। हाँ, सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमने सिलेबस के बारे में अच्छा, कुछ सिलेबस के बारे में भी बता दें कि मोटा मोटी या कितना डिफरेंस है इसके अंदर? देखो, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि DSSB में PGT के लिए 2 पेपर होते हैं। होता तो एक ही है, मतलब उसमें 2-3 बड़ी बातें हैं। जैसे एक तो पहले पैटर्न समझ लीजिए कि जीके के 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन में 20-20 क्वेश्चन के सेट है आपके पास। 20 हिंदी के, 20 अंग्रेजी के, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के और 20 जीके के। और आएंगे सारे वन लाइनर ही, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। लेकिन उसमें बाध्यता क्या है पता है? बाध्यता यह है कि वो सेट देता है, आप 20 क्वेश्चन को पहले बाद में कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही प्रथम सेट को कंप्लीट किया, सबमिट किया, आप उसमें वापस नहीं घुस सकते। अच्छा, अब 180 मिनट में आपको ये पूरा काम सेट में करना है। तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास जो 20-20 क्वेश्चन के सेट आएंगे उनको बहुत व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट करना है, कहीं कोई सबमिट होने से रह नहीं जाए। और यार, ये तो मुझे ड्रॉबैक लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन लास्ट का आ रहा है और फिर मैं वो
जाके करके फिर प्रथम सवाल पर आ जाऊं, मतलब उसमें सेट वाइज होगा, पहले से हमने वो अभी से पहले भी आ सकते हैं पहले, और लेकिन जैसे ही मान लीजिए आपने पहले पेपर में हिंदी का सेट आता है, हाँ। हिंदी व्याकरण के 20 क्वेश्चन अटेंड करने थे, आपने 18 कर लिए, 2 आपको कंफ्यूज है, आपने रख लिया कि मैं अगले सेट में करूंगा, तो वो नहीं कर सकते। अच्छा। आपको इन 20 के साथ ही करना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट होने के बाद में आप उस सेट में वापस नहीं जा पाएंगे। क्या बात। और अधिकांश अभ्यर्थी ये मिस भी कर देते हैं। हाँ हाँ। जैसे मैं एग्जाम देने गया, मेरे पास में जस्ट एक धौलपुर की शायद लड़की थी, और मेरी उससे बातचीत हुई तो उसने कहा यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था। हाँ। और मैं कई सारे सेट ऐसे भूल गई हूँ। अच्छा। मैंने रखा कि मैं बाद में हल कर लूंगी, हाँ। और हल ही नहीं कर पाई। और ये कई सारे लोगों मुझे यार ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक फायदा ये भी होता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, और शायद कुछ लोग जानते हुए भी इस चीज को मिस कर जाते होंगे। यार कटों पे तो असर पड़ता ही होगा इसका, क्योंकि आपको है ना वो एक सेट क्लियर करना है, तो एक अलग से माइंड पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। चलो अच्छी बात है सर, आपने ये सारी चुनौतियां पार की और आपने ये सफलता हासिल की। और अब मैं आपके बारे कुछ सवाल आपसे ये पूछूंगा कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो गांव के अंदर रह रहे हैं और वो यहां तक बाड़मेर तक भी आने के लिए एफर्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं मतलब ये बता दूं कि हम ये पॉडकास्ट बाड़मेर से कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सिटी तक भी नहीं आ पाते हैं, वो गांव में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपसे स्पेशली अब तो ये पूछूंगा कि गांव में बैठ के DSSB की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि जैसे हम सिटी में आ रहे हैं और राजस्थान बोर्ड की जैसे RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो हमारे पास कोचिंग भी है, मेटर भी है बहुत सारा, पर DSSB का नहीं है। तो खास करके हमारे उन श्रोताओं को आप बताएं जो गांव में बैठ के तैयारी करें और किस तरीके से तैयारी करें। देखो, उसमें एक तो सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा गहरा या लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं लेना। सामान्य सी किताबें हैं, और विशेष करके आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है 2-3 किताबें, और इसका सारा मटेरियल मैं अपने टेलीग्राम चैनल और इस चैनल पे डाल दूंगा। और आप लोग ज्ञानायन अकादमी के चैनल पर DSSB से रिलेटेड मैटर और रणनीति, खास करे रणनीति सर से डलवा देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक जरूर मिल जाएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी भी जरूर ज्वाइन करें आप, ताकि आपको रणनीति जो इस एग्जाम की है वो प्रॉपर तरीके से मिलती रहे और आप इससे अपडेट रहें। हाँ, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। और सर मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में आप किसके साथ जाना चाहोगे, या फिर दोनों को बराबर प्रायोरिटी दोगे? नहीं, मैं ऑफलाइन में, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अच्छा, स्पेशली आपको? पर खास करके वो जो बच्चे मैंने जैसे ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनके बारे में पूछा, वो तो ऑफलाइन तो नहीं कर सकते ना? नहीं, अगर आप लोग ये है कि मैं किताब पढ़ सकता हूँ, किताब पढ़ के समझ सकता हूँ और उसके नोट्स बना सकता हूँ, अगर आप इतनी मेहनत करने का हिम्मत रखते हैं, तब तो किताबें आपके लिए चुनौती नहीं है। अगर आपको ये है कि यार कौन इतनी मेहनत करे, कौन इतना कंटेंट इकट्ठा करे, कौन इतने सारी किताबें पढ़े, और हमें केवल सब्जेक्ट में पारंगत नहीं होना है, DSSB या कोई हम कोशिश करेंगे कि हमारे ज्ञानायन अकादमी प्लेटफॉर्म पर हम DSSB फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड किस तरीके से बना जाता है इसकी डिटेल का हम एक वीडियो डालेंगे और सर से डलवाएंगे, और उसको आप जरूर देखें, उससे आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलने वाला है। ओके सर, मैं आपसे कुछ एक रैपिड टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आप हमको उत्तर दीजिए कि आप उन छात्रों को क्या संदेश दोगे जो बार बार असफल होते हैं, या फिर वो परेशान हो चुके हैं किसी भी तरीके से, जैसे वो आर्थिक तौर पे परेशान है या फिर वो पारिवारिक तौर पे उनको वो मौका नहीं मिल रहा है, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? असफलता ही सफलता की कुंजी है। ऐसा तो कोई है नहीं जो कहीं असफल नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर उसने ट्राई नहीं किया होगा। आप ट्राई कर रहा है वो असफल जरूर हुआ होगा, और असफल होते हुए ही एक दिन सफल होता है, कोई भी हो। सही बात। वैसे आपने जो DSSB का एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। मैं मेरे श्रोताओं सारों से कहूंगा कि वो भी बिल्कुल इस तरीके से रणनीति बनाएं कि वो प्रथम प्रयास के अंदर ही निकाल दें। लेकिन क्या ये दूसरा और तीसरा प्रयास क्यों आता है, क्या गलती रहती है आपकी नजर में, आप क्या बताएंगे इसके बारे में? देखो, गलती कई बार हम उसके लिए, जाहिर सी बात है, यहाँ कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन है, तो
अगर जो कुछ है उसके अंतिम जिम्मेदार है वो अपन है। मान लीजिए आपने कुछ पढ़ाया और आपके पढ़ाए हुए, मैं आपसे पढ़ा और आपके पढ़ाए हुए से नहीं पढ़ आया, तो भी गुनाहगार तो अंतिम भोगता तो मैं हूँ, जिम्मेदार मैं हूँ। तो हर स्थिति में जिम्मेदार अपन खुद है। ये एनालिसिस अपने को करना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल। कि मैं जो पेपर दे के आया हूँ इसमें असफल हो गया तो कहाँ हो गया, और इसमें क्या बेस्ट और कर सकता हूँ। सही बात है। तो दो काम कर लीजिए अपना। ठीक है सर, आप अपने जो ऐसे बच्चे हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनके गुरुजन हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो इस लाइन में जुड़े रहें और गिव अप ना करें, उसको छोड़े ना? दो बातें, एक तो अपने बच्चों को हिम्मत दें और दूसरा उनको खुला खेलने दें। सही बात है, बिल्कुल। ये मैं शुक्रगुजार हूं अपने पेरेंट्स का भी कि मुझे 2017 में मैंने 12वीं की है, उसके बाद से आज तक ये पूछ लिया होगा कि तेरे एग्जाम कौन सा है, क्या बात है, क्या बात, कैसा हुआ है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, पिछली फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी की में मैं सब्जेक्ट में चूंकि बहुत अच्छा कर गया और जीके में थोड़ी सी मात खा गया, तो थोड़ा सा होपलेस हो गया कि यार ये बड़ा धोखा हुआ। तो भी मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे एक बार ये नहीं पूछा यार तू कैसे असफल हो गया, क्या बात, या तेरे से हो क्यों नहीं पा रहा है। उनका एक ही कहना था, तू कर लेगा और करेगा तो तेरे लिए फायदा है, नहीं करेगा और मजे करेगा तो भी तुझे नुकसान है। हमारा काम है, हम 4 दिन चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, उसके बाद अपना अपना मैनेज करना पड़ेगा, उस दिन पछताओगे। तो उनकी रणनीति हमेशा मेरे को लेकर क्लियर थी, मेरे भाइयों की भी, घर वालों की भी, कि उन्होंने कभी भी एक्स्ट्रा प्रेशर या सामाजिक रूप से प्रेशर मुझ पे नहीं आने दिया। हाँ, इसका ये हुआ कि ये मैं देख रहा हूँ ये आसपास के लोगों के और आसपास के मेरे साथियों से भी, तो ये मैं उसमें खुद को अलग मानता हूँ कि मुझे पेरेंट्स है वो उस तरीके से मिले हैं कि उन्होंने मुझे बिल्कुल आजाद रखा और मैंने भी उस आजादी को कहीं न कहीं बना के रखा, एक अच्छा यूटिलाइजेशन किया, ये कह सकते हैं। और इसका मतलब आपको ये फायदा हुआ कि आप अपने प्रथम प्रयास के अंदर सफल हुए। खास करके ऐसे माता पिता और अभिभावकों को ये सलाह दी जाती है कि आप बच्चों को एक्स्ट्रा प्रेशराइज ना करें, वो अपने मन की जो करना चाहते हैं वो करें। असल में क्या होगा कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जो आप बनाना चाह रहे हैं वो बन जाए, और वो जो बनना चाह रहा है वो भी नहीं बन पाएगा, वो दोनों चीजों से रह जाएगा। तो आप अपने बच्चों को सही गाइडेंस दें और उनको थोड़ा सा खुला रहने दें ताकि वो एक सही निर्णय ले लें। प्रत्येक बच्चा, इस दुनिया का कोई भी आदमी है ना, वो खुद निर्णय लेने में सक्षम है, उसको बस थोड़ा सा गाइडेंस दिया जाए, उसको वो गाइडेंस सही डायरेक्शन मिल जाए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं आपसे सर एक ये पूछना चाहूंगा कि जो एक शिक्षक हैं, आप उसकी क्या परिभाषा दोगे? एक विद्यार्थी के लिए शिक्षक किस तरीके से इंपॉर्टेंट है? अब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपकी नजर में एक विद्यार्थी के लिए शिक्षक क्या है और शिक्षक के लिए विद्यार्थी क्या होना चाहिए? जिम्मेदारी और भविष्य। ये शिक्षक के लिए जी, मेरे लिए जिम्मेदारी है क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, और बच्चे के लिए भविष्य है क्योंकि वो सब कुछ उसका है, वो मेरे पे निर्भर कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। जिस एज में अभी स्कूल में बच्चे हैं, वो बच्चे अपना पढ़ाया हुआ नहीं सीखते हैं, अपने को कॉपी करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। और चूंकि मैं पिछले 2-2.5 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ प्रोफेशन से, तो मैं ये प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर चुका हूँ कि मेरी ऊर्जा, मेरी एनर्जी, मेरा रहन सहन, मेरा तौर तरीका बच्चों को प्रभावित करता है। वो डायरेक्टली फॉलो करते हैं इस बात को, सीधे सीधे प्रभावित करता है। तो जितने टीचर्स लगे हैं, क्योंकि अपनी एज के जो लगे हैं वो इस फील्ड में मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैंने एक बार एक पॉडकास्ट के अंदर सुना था, विकास दिव्यकीर्ति सर जी बता रहे थे कि मैंने अपने बच्चे को बोला कि ये हिंदी में आपके यहाँ पे कुछ मिस्टेक हैं, तो उन्होंने बोला कि आपको कैसे पता? तो उन्होंने बोला कि मेरी शिक्षिका है जो हमें पढ़ाती हैं, उसने हमको बताया। अब हिंदी के तो माहिर हैं विकास दिव्यकीर्ति सर, पर देखो उनके बच्चे पे किसका असर हो रहा है? जो उनको शिक्षक पढ़ा रहे। तो इसका मतलब शिक्षक का ज्यादा असर रहता है बच्चों पे। हाँ, लर्निंग एज में सीख रहे हैं, तो फिर जो बच्चा अपने से ग्रहण कर रहा है, मान लीजिए मैंने एक अशुद्ध या एक त्रुटिपूर्ण कोई बात पढ़ी, तो मेरे लिए तो एक अकेले के लिए नुकसानदायी हुई, लेकिन मैं 60 लोगों की क्लास में अगर उसी बात को बिना मंथन किए, बिना मनन किए बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ,
तो मेरे एक गलत होने की बजाय 60 और गलत हो गए मेरे साथ। बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो काम करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं कहता हूँ शिक्षक एक जिम्मेदारी। बिल्कुल। सर मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहोगे, और मैं ये भी चाहूंगा कि आप अपना अंतिम संदेश हमारे श्रोताओं को, जो खास करके अभी जो राजस्थान के एग्जाम आने वाले हैं उनके, वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें, वो आप एक बार बता पाए तो। जी, पहला क्वेश्चन कि सफलता के श्रेय तो जाहिर सी बात है मेरे पेरेंट्स, माता पिता, मेरे भाइयों ने मुझे इस जर्नी में बहुत 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 एक्सट्रीम, क्योंकि वो मेरे से छोटे हैं, उसके बावजूद इतना संघर्ष उन्होंने किया और मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो भाइयों का मेरी ये अब आप पे जिम्मेदारी भी है भाइयों को आगे पढ़ाना, और उनका रख रखाव रखना। मेरी पत्नी जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया मुझे इस यात्रा में। मेरी शादी को 2-2.5 वर्ष हो चुके हैं, पर कभी किसी दिन भी ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ कि मेरी पढ़ाई बाधित हो, मैं डिस्टर्ब हूँ। उसके अलावा गुरुजनों का जाहिर तौर पे सहयोग रहा, मेरे दोस्तों का बहुत सहयोग रहा, उन्होंने मुझे कई बार संभाला है इधर उधर होने से, भटकने से। तो इस यात्रा में जितने लोगों से मैं सीख पाया हूँ, उन सभी का भी एक बार आभार भी करता हूँ, उन सभी का सहयोग अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तो रहा ही है। दूसरा प्रश्न ये कि जो लोग अभी प्रयास कर रहे हैं, तो पहले मैं बता चुका हूं क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं। अगे अपनी एक कविता में, असाध्य वीणा कविता है अगे जी की, और वो लिखते हैं कि श्रेय नहीं इसमें कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। क्या बात है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें खुद को डुबोने की हिम्मत रखते हैं, अगर आप उसमें खुद को डुबो पा रहे हैं, मान लीजिए मैं हिंदी की तैयारी कर रहा था, तो मैं जब हिंदी पढ़ रहा था उस समय तक मैंने खुद को हिंदी से अलग ही नहीं होने दिया। मुझे बड़ा आनंद आता कि मैं कविताएं पढ़ रहा हूँ, कहानियां पढ़ रहा हूँ, रचनाएं पढ़ रहा हूँ। तो ठीक वैसे ही आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, और उसके बाद में नियमित रूप से रिवीजन करना जरूरी है। हमें ये देखना भी जरूरी है कि हम जिस परीक्षा में बैठ रहे हैं उसका पैटर्न कैसा है। मेरे को डीएसएसपी का आइडिया ही नहीं था। मैं ऐसे ही, हिंदी की एक किताब आती है यूथ कंपटीशन करके, क्वेश्चन बैंक, और उसमें देख रहा, तो मैं देख रहा हूँ कि डीएसएसपी में और केवी एनवीएस में पीजीटी के जो प्रश्न पूछे गए वो सारे बहुत सरल है, और जिनमें लेवल कम है। हाँ, जिनमें मैं बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। तो फिर डीएसएसबी की वैकेंसी आई और उसमें फॉर्म लगा दी, यहाँ अपन कर सकते हैं, और वहां कर भी आए। और हुआ ये कि अभी मेरे साथ जैसे ये हो गया, मेरा जो स्कोर है उसमें 24 नंबर कम हुए नॉर्मलाइजेशन की वजह से। ये डीएसएसबी की कुछ खामियां है जरूर, जिस वजह से बाकी बहुत बढ़िया आपकी जो रैंक है वो 41 लगी है ऑल इंडिया के अंदर, फिर भी, और ये लगने के बाद में भी आपके मार्क्स कम हुए। अगर ये बढ़ जाते तो हाँ, मेरा एग्जाम क्या बात है 23 सितंबर को था। 23 सितंबर की इवनिंग शिफ्ट में जो बच्चे थे उनमें 22 से 24 नंबर कम हुए। क्या बात। और ये कुछ सामान्य बात तो नहीं है, लेकिन उनमें से 2-4 साथी, देखो सर, नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे राजस्थान में भी बड़ा इश्यू है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि सीरियस जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक घाटे का सौदा है। ठीक है, अब जैसी है व्यवस्था है वो तो उस हिसाब से बनी होगी। और खास करके हमारे उन श्रोताओं को जो अभी 12th सीटी को जो कंप्लीट करके आए हैं, उन नए बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहोगे? देखो, आप अपना लक्ष्य है अभी से लॉक करें, सीधी सी बात। अगर आपको काम करना है, मान लीजिए आपको फर्स्ट ग्रेड बनना है, तो आपको अभी से ही फर्स्ट ग्रेड ही बनना है। तो अगर लक्ष्य लॉक कर लेंगे तो अपने पास, आप लोगों के पास तो सुनिए अभी जर्नी पड़ी है, 3 साल की ग्रेजुएशन है, मास्टर है, बीएड है, 4 या 5 साल का समय आपके पास है। और अगर आप ठीक से प्रत्येक सत्र में 4-5 घंटे भी अध्ययन करेंगे ना कंटिन्यूअसली, उसके बाद आपको जो करना है, कॉलेज जाना है, करना है, खेलना कूदना है, इस उम्र में हम सब काम करते हैं, तो वो काम करते रहिए, छोड़िए उनको भी मत। और साथ में खुद को थोड़ा सा संभाल के रखिए और सब्जेक्ट अपना मजबूत करते जाइए। और आपका और कोई लक्ष्य है तो आप उस लक्ष्य के अनुसार अपनी रणनीति बनाते हुए बेस्ट करें। जो भी एग्जाम है उसका एक सिलेबस है क्लियरली, वो अपने पास में होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करते रहे। हाँ, ये सर। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए। और हमारे श्रोताओं को हम कहेंगे कि आप इस तरीके से हमसे जुड़े रहिए, और हम ऐसे ही ऊर्जावान शिक्षकों को और ऊर्जावान व्यक्तियों को यहीं पे मंगाते रहेंगे, और आपको उनकी जो सफलताओं की कहानियां हैं
और असफलताओं से जो उन्होंने सबक लिया है, क्या उनका संघर्ष रहा है, उसके बारे में हम आपको उनसे परिचित करवाते रहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से इजाजत दें आप, और इस तरीके से हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद गुलाम। धन्यवाद सर।